नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश के 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54% से अधिक हुई। अब तक कुल 2,13,830 लोग पूरी तरह संक्रमण मुक्त हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वंदे भारत मिशन के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस की 300 उड़ानें संचालित करने की योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय परेड में शामिल होंगे। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा और भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में कल वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। समाचार संध्या में अपने सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले की तेलिहर पंचायत से की गई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में सरकार इन कुशल मजदूरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे हैं, लेकिन अब वे अपने गांव का विकास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांव में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पिछले 3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में सीधे डाली गई। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है। श्री मोदी ने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिससे प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना का विचार सामने आया। लखनऊ के आयुक्त मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी को ये पूरी घटना बताई। इसमें क्वारंटीन रहने की अवधि में प्रवासी मजदूरों ने एक प्राथमिक विद्यालय की दीवारों की बहुत अच्छे तरीके से रंगाई पुताई की थी। इन मजदूरों को इसी विद्यालय में रखा गया था। उन्नाव जनपद की हसनगंज विकास खंड में नारायणपुर ग्राम पंचायत है, जहां पर 3 लोग हैदराबाद से वापिस आए थे। तो इन लोगों ने मिल करके ग्राम पंचायत का जो सरकारी स्कूल, उस स्कूल में बहुत ही अच्छी पेंटिंग, जो बड़ी जानकारीपूर्ण संदेश देने वाली, पूरे स्कूल की कायाकल्प कर दिया। कल से प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अपने संबोधन में उन्नाव के इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इन मजदूरों की तारीफ की गई है। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। इस पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से अधिक निर्धनों को 65,454 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जाएगा, जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में ये अभियान जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। योजना को मिशन मोड में 125 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी मजदूरों के जीवन में एक नई किरण लेकर आएगा और आर्थिक संकट से उन्हें बचाएगा। श्री चौहान ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग भी लिया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह संवेदनशील पहल श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत देगी। प्रदेश के प्रवासी मजदूरों ने भी इस योजना की शुरुआत पर प्रसन्नता जाहिर की है। मेरा नाम कल्लू राम है। मैं सतना जिले के मैहर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मजदूरी करता था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है, तो हमें अपने जिले में ही रोजगार मिल जाएगा। मेरा नाम बिहारी लाल है। हम अपने घर पर ही रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। मैं दीनदयाल बिसेन जागपुर से, ग्राम पंचायत जागपुर से प्रवासी मजदूर हैं हम लोग। उसके लिए जो योजना खोली है बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु पोर्टल भी प्रवासी मजदूरों और रोजगार देने वालों के बीच एक प्रभावी प्लेटफॉर्म बन गया है। इस पोर्टल पर अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रमिकों और 14,750 नियोक्ताओं का पंजीयन किया जा चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की कुछ लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं। कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री इस बारे में स्पष्ट थे कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा में फेरबदल करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि इस मामले में सरकार और सशस्त्र सेनाओं को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में ये भी बताया गया कि इस बार चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बहुत बड़ी संख्या में आई थी, लेकिन भारतीय प्रतिक्रिया उसके अनुरूप ही थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटना के बारे में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा के कारण चीनी सेनाओं द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पक्के ढांचे के निर्माण की कोशिश थी और वो इसे हटाने को भी तैयार नहीं थे। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्वीकार्य नहीं हैं। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में कल जारी किए गए बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन की अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी स्थित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की भारतीय सैनिकों को पूरी जानकारी है।
उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने LAC का हमेशा सम्मान किया है और भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में भारतीय सैनिक लंबे समय से वहां गश्त कर रहे हैं और कभी कोई घटना नहीं हुई। प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने इस वर्ष मई के शुरू से भारत की सामान्य परंपरागत सैन्य गश्त में रुकावटें डालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में झड़पें हुईं, जिनका समाधान द्विपक्षीय समझौतों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राउंड कमांडरों की बैठक में निकाला गया। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ये दलील स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, बल्कि इसके विपरीत भारत ने हमेशा इसे बनाए रखने का प्रयास किया। प्रवक्ता ने कहा कि अब दोनों देश एक दूसरे के नियमित संपर्क में हैं और सैन्य और राजनयिक स्तर पर बैठकों के जरिए विचार विमर्श कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने आज हैदराबाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वायुसेना ने संबंधित क्षेत्र में निगरानी समेत सभी आवश्यक उपाय किए हैं। We are aware of the full situation. हम स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं, चाहे वो LAC हो या उसके पार सैनिकों की तैनाती या वायुसेना। सभी प्रकार की स्थिति का हमने विश्लेषण किया है। हमने वो सभी कार्रवाई की है जो इस तरह के हालात से निपटने के लिए आवश्यक है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9,120 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 2,13,830 रोगी पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,68,000 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 715 और प्राइवेट प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 259 कर दी गई है। पिछले 24 घंटों में 1,89,869 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 66,16,496 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों को अनिवार्य रूप से 5 दिन के क्वारंटीन में रहने संबंधी आदेश वापस ले लिया है। एक ट्वीट संदेश में श्री बैजल ने कहा कि केवल वैसे मरीज जिन्हें अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और होम आइसोलेशन के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है, उन्हें संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाएगा। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री बैजल ने बताया कि प्राधिकरण ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज से संबंधित रियायती दर पर खर्च की सिफारिशों को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 22 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 650 हो गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज हमीरपुर जिले में सबसे अधिक 11, कांगड़ा में 4 और शिमला में 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश लोग राज्य के बाहर से आए हैं, जो क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे थे। हिमाचल प्रदेश में इस समय कोरोना के 229 सक्रिय संक्रमित मामले हैं। राहत की बात यह है कि आज 17 लोग उपचार के बाद ठीक भी हुए हैं, जिसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 402 हो गई है। हमीरपुर जिले में इस समय सर्वाधिक 56, जबकि कांगड़ा में 55 सक्रिय कोरोना संक्रमित मामले हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने कोविड महामारी से निपटने के लिए मुंबई के बायकला में एक इंजीनियरिंग कंपनी रिचर्डसन एंड क्रूड्स के परिसर में 1000 बिस्तरों वाला एक विशेष अस्पताल स्थापित किया है। मुंबई में कोविड के संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए BMC सभी कदम उठा रही है। नागालैंड में आज 3 नए मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। राज्य में 125 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 76 लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पांग्यू फोम ने कहा है कि राज्य में अब तक 275 नमूनों की जांच की गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 140 हो गई है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों में से 9 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और बाकी 131 लोगों का उपचार चल रहा है।
आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने, अपने परिजनों के साथ समय बिताने और योग करने का सुझाव दिया है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश के 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54% से अधिक हुई। अब तक कुल 2,13,830 लोग पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वंदे भारत मिशन के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस की 300 उड़ानें संचालित करने की योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय परेड में शामिल होंगे। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा और भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में कल वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 300 उड़ानों के संचालन की योजना बनाई है। श्री पुरी ने कहा कि लगभग 750 उड़ानों के संचालन की पेशकश घरेलू निजी विमानन कंपनियों के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटरों ने करीब 40 उड़ानों का कार्यक्रम बनाया है। उड्डयन मंत्री ने बताया कि इस महीने की 18 तारीख तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया ग्रुप ने देश में आने वाली 581 और विदेश जाने वाली 589 उड़ानें भरी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान विदेशों में फंसे करीब 2,75,000 भारतीय नागरिक उड़ानों और जहाजों के माध्यम से स्वदेश लाए गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के प्रश्न पर श्री पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा शुरू करने का निर्णय अन्य देशों पर निर्भर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस महीने की 24 तारीख को आयोजित विजय परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को जाएंगे। ये परेड रूस और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बलिदान और साहस के सम्मान में आयोजित की जाती है। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने विजय परेड में भाग लेने के लिए श्री सिंह को आमंत्रित किया है। विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए तीनों सेनाओं की 75 सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ी पहले ही मॉस्को पहुंच चुकी है। भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक मेजर स्तर के अधिकारी करेंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान तथा 2 मिलिट्री क्रॉस और अन्य सैन्य सम्मान हासिल किए थे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ शुरू होगा। इससे पहले श्री मोदी ने लोगों से अपने घरों में परिजनों के साथ परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मस्तिष्क तथा शरीर को भी मजबूत बनाता है। योगा गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू नो योर इम्यून सिस्टम बेटर एंड पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट्स वेयर नीडेड। योगा हैज द पोटेंशियल टू कैटर the mental, physical and psychological challenges. It puts to test how one can live in challenging times. पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मुख्य ध्यान लोगों को अपने घरों में परिजनों के साथ योग कराने पर है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में योग को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। इससे व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावी तरीके से बढ़ती है। इस वर्ष योग दिवस घर पर योग परिवार के साथ योग विषय पर केंद्रित है। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी, जो दूरदर्शन द्वारा सुबह 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। यह प्रसारण अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का एक समूह सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग का प्रदर्शन करेगा। योग विशेषज्ञों के साथ चर्चा सुबह 7:45 से सुबह 8 बजे तक होगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने आकर्षक पुरस्कारों के साथ माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें लोगों को अलग अलग योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिप पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुंबई फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग किया है। अनेक अभिनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाले संदेश दिए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार एक संदेश में कहा है कि योग से पूरी दुनिया के लोग एकजुट होते हैं तथा शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। योग जीवन जीने का नियम और संयम, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें आजाद करता है, ताकि हम पूरी दुनिया में प्यार और शांति फैला सके। तो आए पूरी दुनिया में शांति और प्यार के मैसेज को फैलाने के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग अभ्यास शुरू करें। स्कूली बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुंबई में एक अध्यापिका ने उन्हें योग से परिचित कराने के लिए मुहिम शुरू की। हमारी संवाददाता से इस अध्यापिका ने बच्चों को योग सिखाने के अनुभव साझा किए। एक रिपोर्ट। अनुजा खड़तकर पिछले 1 दशक से स्कूली बच्चों को योग की शिक्षा दे रही है। स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी उम्र के लोग उनसे योग सीख रहे हैं। वे कहती है कि अगली पीढ़ी को योग की शिक्षा देकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने में उन्हें वास्तविक संतुष्टि मिलती है। योग का सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है और उसे स्वयं अनुभव करना बहुत जरूरी है। नियमित योगाभ्यास करने से हम नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। योगासन करने वाले सभी में जबरदस्त सुधार देखा है। योग विद्या हमारी भारतीय संस्कृति की सच्ची विरासत है और हमें इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में योग दिवस को घरों में मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली जा रही है। इस दौरान कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के बारे में भी सूचनाएं वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की मनाही है, लिहाजा लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वह घर पर ही रहकर योग करें, उसके वीडियो बनाएं और उसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालें। राज्य आयुष मिशन के निदेशक राजकमल यादव ने आकाशवाणी को बताया कि विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ ही आम लोग भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करेंगे और उसके जरिए प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का संदेश देंगे, ताकि कोरोना से जंग लड़ी जा सके। हम लोग उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
मना रहे हैं और योग दिवस पर आप सभी लोग अपने घर पर रहते हुए अपने परिवार के साथ योगाभ्यास करें। आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार योगा डे चैलेंज उत्तर प्रदेश भी लागू किया है और इस चैलेंज में जरूर प्रतिभाग करें और इसमें आप कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप के जरिए भी लाइव योगा के सत्र आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। योग के महत्व पर तमिलनाडु में तूतीकोरिन स्थित एक कॉलेज की छात्रा ने कहा कि उसे और उसके परिजनों को कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि योग के जरिए उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। एक रिपोर्ट। बंदरगाह शहर तूतीकोरिन में योग गुरु के घर में इनाम की मिली शील्ड और कपों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, जो कॉलेज में पढ़ रही उनकी लड़की ने जीती है। कनिष्का योग की 150 भाव भंगिमाओं और आसनों के सफल प्रदर्शन के माध्यम से योग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 6 साल की उम्र से ही योग का अभ्यास शुरू कर दिया था और उनका सारा परिवार लंबे समय से योग कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें याद नहीं कि उन्हें अंतिम बार कब अस्पताल जाना पड़ा था, क्योंकि योग ने उनके स्वस्थ रहने और नियमित दिनचर्या जीने में मदद की है। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो इस महामारी के दौर में हर किसी के लिए आवश्यक है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अफरोज आलम। विश्व के कई हिस्सों में कल वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में लगभग प्रातः 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर बाद 2:29 पर समाप्त होगा। मुद्रिका की तरह का यह सूर्य ग्रहण भारत में राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में दिखाई देगा। लद्दाख के लेह में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने हेनले में दूरबीन से सूर्य ग्रहण को दिखाने के प्रबंध किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हेनले विश्व के ऐसे सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है जहां से ऑप्टिक, इंफ्रारेड और गामा रे जैसी दूरबीनें लगाई गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, जबकि दोपहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा चुनाव में नवनिर्वाचित 61 सदस्यों का स्वागत किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्दलीय के रूप में चुनकर आए ये सदस्य देश की राजनीति में विविधता को दर्शाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनना गौरव की बात है, ये राष्ट्रपति ने कहा। ये सदन देश की संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर बना है और कानून बनाने के साथ साथ शासन के मामलों में सरकार के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश के 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54% से अधिक हुई। अब तक कुल 2,13,830 लोग पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वंदे भारत मिशन के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस की 300 उड़ानें संचालित करने की योजना।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।